के अंदर बहने वाली ये अदृश्य नदियां पूरी दुनिया की जलवायु को कैसे नियंत्रित करती हैं? आज समझते हैं महासागरीय धाराएं आसान भाषा में। आज हमारे पास कई क्लाइमेट रिपोर्ट्स और ओशनोग्राफी के रिसर्च पेपर्स हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद है इन सोर्सेस के आधार पर ये समझना कि जिन्हें हम ओशन करंट्स कहते हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि जब हम करंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ समुद्र की लहरों की बात हो रही है। हाँ, शुरुआत में ऐसा ही लगता है। लेकिन रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि समुद्र की सतह के नीचे मीलों चौड़ी और गहरी नदियां बह रही हैं। ये कोई सीधा साधा बहाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल मशीनरी है। सही बात है। और मुझे हमेशा लगता था कि इन विशाल नदियों को चलाने का काम सिर्फ हवा का है, मतलब ऊपर से तेज हवा बही और पानी को बस अपने साथ घसीट ले गई। हाँ, लेकिन वो सिर्फ सतह के लिए सच है। हवाएं पानी को लगभग 400 मीटर की गहराई तक ही धकेल पाती हैं। असली ताकत उसके नीचे है। अच्छा जी, जिसे रिसर्च पेपर्स में थर्मोहलाइन सर्कुलेशन या फिर दुनिया की ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। अब इसमें थर्मो का मतलब है तापमान और हलाइन का मतलब है नमक। तो क्या तापमान और नमक इतनी बड़ी ताकत है कि वो पूरे के पूरे महासागर को धकेल सकें? मतलब ऐसा तो नहीं कि गर्म पानी उबल कर भाग रहा है कहीं? उबल नहीं रहा है, लेकिन फैल और सिकुड़ जरूर रहा है। होता ये है कि इक्वेटर पर पानी गर्म होकर फैलता है और ध्रुवों की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो ध्रुवों की बर्फीली ठंड में पहुंचता है, सिकुड़ कर भारी हो जाता है। इसके साथ ही एक और प्रक्रिया होती है। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब समुद्र का पानी बर्फ में जमता है तो वो अपना नमक पीछे पानी में ही छोड़ देता है। एकदम सही। और वो नमक पानी को और भी भारी बनाता है, मतलब वो नमकीन और बेहद ठंडा पानी समुद्र की गहराई में डूबने लगता है। तो जब इतना सारा पानी नीचे डूबेगा तो अपनी जगह भरने के लिए वो पीछे से और पानी खींचेगा। बिल्कुल। अरे वाह, ये तो एक विशाल वैक्यूम या फिर पृथ्वी के प्लम्बिंग और एसी सिस्टम की तरह काम कर रहा है। जो ठंडे और गर्म पानी को बैलेंस करता है। बहुत बढ़िया नॉलेज है। इसी पंपिंग मैकेनिज्म की वजह से गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म धाराएं इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाती हैं और लैब्राडोर जैसी ठंडी धाराएं वापस नीचे आती हैं। लेकिन ये धाराएं कभी सीधी लाइन में तो नहीं चलती होंगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका कारण है पृथ्वी का अपना घूर्णन, जिसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। अच्छा, क्योंकि पृथ्वी इक्वेटर पर बहुत तेजी से घूम रही है। हाँ, और ध्रुवों पर उसकी गति धीमी है, इसलिए जब पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो नीचे की जमीन की गति बदल चुकी होती है। समझ गई। इससे पानी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर एक घुमाव ले लेता है। और मैं सोच रही थी ना, अगर बीच में कोई महाद्वीप आ गया तो क्या वो इन धाराओं के रास्ते में एक दीवार का काम करता है? बिल्कुल करता है। तट रेखाएं इन धाराओं की दिशा को पूरी तरह बदल देती हैं। तो अगर इस वैक्यूम पंप और दीवारों के असर को देखें तो स्रोत बताते हैं कि पश्चिमी यूरोप इसी गल्फ स्ट्रीम की गर्माहट की वजह से बर्फ से जमने से बचा रहता है। सही कहा। और पेरू के मामले में तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। वहाँ की ठंडी धाराएं तो उसे रेगिस्तान बना रही है। रेगिस्तान? हाँ। वो कैसे? पेरू के तट पर जो ठंडी धारा बहती है उसका पानी इतना सर्द होता है कि वो अपने ऊपर की हवा को भी ठंडा कर देता है। अब ठंडी हवा में नमी या वाष्प सोखने की क्षमता कम होती है तो बारिश के बादल बन ही नहीं पाते। नतीजा, पेरू का तटीय इलाका एक सूखा रेगिस्तान बन गया है। वाकई दिलचस्प है। मतलब पश्चिमी तट पर अक्सर ठंडी धाराएं और पूर्वी तट पर गर्म धाराएं मिलती हैं। लेकिन अगर ठंडी धाराएं बारिश रोक रही हैं तो इकोनॉमी या फिशिंग के लिए इनका कोई फायदा है क्या? बहुत बड़ा फायदा है। गहराई से आने वाले उस ठंडे पानी में समुद्र तल के सारे पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा, तो जब ये पानी ऊपर आता है तो मछलियों को दावत मिलती है? बिल्कुल। जब ये भारी पानी जापान जैसे तटों के पास गर्म धाराओं से टकराकर सतह पर आता है तो वहाँ मछलियों के लिए बेहतरीन माहौल बनता है। वहाँ दुनिया के सबसे शानदार फिशिंग जोन्स बनते हैं। ये तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बड़े बड़े पैटर्न हो गए। लेकिन क्या हमारे हिंद महासागर में भी यही नियम लागू होते हैं? नहीं, हिंद महासागर के नियम बाकी दुनिया से अलग चलते हैं। वहाँ का सिस्टम मानसूनी हवाओं के हिसाब से काम करता है। मतलब सीजनल बदलाव आते हैं। हाँ, जैसे ही सर्दियां और गर्मियां आती हैं, हवाओं की दिशा बदलती है और उनके साथ ही हिंद महासागर की धाराएं भी अपना पूरा रास्ता बदल लेती हैं। ऐसा यू टर्न प्रशांत या अटलांटिक में कभी नहीं होता। तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये धाराएं सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये समुद्र के ऊपर बनने वाले चक्रवातों को ऊर्जा देती है और पूरी जलवायु को कंट्रोल करती हैं। और इस संतुलन के बिगड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण अल नीनो है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं अपनी जगह से थोड़ा भी खिसकती हैं, तो मीलों दूर भारत का मानसून कमजोर पड़ जाता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। अगर प्रशांत महासागर में धाराओं का एक छोटा सा खिसकाव इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो अगर गहराई में चलने वाली ये पूरी ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट अपना रास्ता भूल जाए या भारी पानी का वो पंप अचानक धीमा पड़ जाए, तो पूरी दुनिया के मौसम में कैसी भयानक उथल पुथल मचेगी। एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर वैज्ञानिकों की नजर बनी हुई है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव को इसी विचार के साथ यहीं रोकते हैं। समुद्र की गहराई में चल रहा ये सिस्टम हमारी सोच से कई ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है।